दोस्तों भी मौजूद बकर में खुशामदीद। लम्बे खाते खुल गए जब पायन वो जो कह रहे थे कि काजी एक बुज़दिल डरपोक जनाब, एक ऐसा जज है जो कॉम्प्रोमाइज हो जाता है, एक ऐसा जज है जनाब जो हुकूमत को खुश करने के लिए हर एक तरह के इकदाम कर लेता है, एक ऐसा जज है जनाब जो इस्टेब्लिशमेंट को इस वक्त खुश करना चाहता है अपनी जो है वो एक्सटेंशन के लिए। उनको खबर होनी चाहिए जनाब कि ऐसा नहीं है जनाब, काजी वगैरह ना, काजी आ नहीं रहा, काजी आ गया है। और इस मर्तबा काजी न सिर्फ गज बज गया है बल्कि उन तमाम लोगों को भी खबर हो जानी चाहिए जो मुख्तलिफ इशारों के ऊपर बकौल बिलावल भुट्टो ज़रदारी मुख्तलिफ लोगों की उंगली के ऊपर न सिर्फ नाच रहे थे बल्कि उनके हवाले से अहम तरीन पेशरफ्त हुई है। और जनाब वो तमाम रिकॉर्ड जो मुख्तलिफ यूट्यूबर्स की तरफ से, मुख्तलिफ अखबार नवीसों की तरफ से जाली, झूठे और फरसूदा और मन घड़त इल्जाम जस्टिस काजी फायज ईसा साहब पर आयद किए गए थे, उनका रिकॉर्ड न सिर्फ मंगवा लिया गया है बल्कि अब मुमकिन तौर पर जस्टिस काजी साहब की तरफ से छितर हाथ में पकड़ा जाएगा और हर तरफ से आवाज आएगी लाल है, और जो लाल होगी जनाब वो भी देखने से ताल्लुक रखती होगी। मजा इस वजह से आता है कि अगर आपने गौर किया हो तो सियाने अमूमी तौर पर यह बात हमने सुनी हुई है कि इतने सख्त ना बनो कि जिसका भी दिल करे वो हल्का सा जोर लगाए और आपको तोड़ दे, और इतने नरम भी ना बनो कि जिसका दिल चाहे आपको तोड़ मरोड़ दे। आपको म्याना रवि इख्तियार करनी चाहिए। जहां पर आपको नरमी की जरूरत हो वहां पर नरमी का मुजाहरा करना चाहिए, जहां पर सख्ती की जरूरत हो तो वहां से सख्ती का मुजाहरा ही करना चाहिए। ये वो कहते हैं ना, म्याना रवि इज मस्ट, ये एक मबनी बर हकीकत है, क्योंकि इस अहदे बेवफा में जो शख्स हद से ज्यादा तकरीम करने की कोशिश करता है तो उसका साथी उसको जो है ना वो हर मौके पर उसको जिच करने की कोशिश करते हैं, और उसका जो साथी है या उसके जो साथ माजे साजे किस्म के टू टाइप कैरेक्टर के लोग होते हैं वो उछल उछल के उसकी टोपी को हवा में उछालना शुरू कर देते हैं। और मुझे ऐसे लगता है कि अब इस अमल का इख्तिताम होने वाला है, क्योंकि ऐसे लोग जो है वो एक हद तक तो चीजों को बर्दाश्त करते हैं, जस्टिस काजी फायज ईसा जैसे लोग, लेकिन जब वो मुड़ के गंडासा उठाते हैं तो मौला जट बनने की कोशिश करते हैं तो जनाब ये जो असद तूर टाइप कैरेक्टर हैं ये भी ना सिर्फ सीधे हो जाते हैं कि उनको इस बात का अंदाजा होता है। आपने मिसाल देखी है ना वो जनरल फैसल नसीर वाली, जनरल फैसल नसीर के ऊपर इसने डांस कर करके उचक उचक कर जो है ना पुष्ट वो जनाब इस बात का इल्जाम आयद किया था कि जनरल फैसल नसीर साहब बीमार हो गए हैं, उनको एक ऐसी खुदा न खास्ता खतरनाक किस्म की ऐसी मोहलक बीमारी लगी है जनाब के अब तो उनका जो है ना वो बस अल्लाह ताला माफ करे, उनका तो दिन गिने जा चुके हैं, वो अब इलाज के लिए जा रहे हैं। यहाँ पर एक नया डीजीसी आएगा और जब कान खींचे गए, कान मरोड़े गए और कान फड़ाए गए तो जनाब उसके बाद 7 मिनट तक यूं मोबाइल ना दोनों बाजुओं के दरमियान रखकर वजाती बयान जारी किया था मौसूफ ने। और अब भी ऐसा ही होता है, क्योंकि जब अब काजी ने गंडासा उठाया है तो फिर काजी ने अब मौला जट वाला रोल भी प्ले करना है। ये मुमकिन नहीं है कि जनाब काजी गंडासा पकड़े। और माजी में अगर आप गौर करें तो साकिब निसार के साथ साथ जो लोग थे उनके साथ कौन लोग बोलते थे, किसमें इतनी जरूरत थी? सबको पता था कि साकिब निसार एक 2 नंबर आदमी है, सबको पता था कि साकिब निसार खौमाल है, सबको पता था कि साकिब निसार एक कैरेक्टरलेस किस्म का कैरेक्टर है। और इस वक्त वो प्रोजेक्ट इमरान खान को कामयाब कराने के लिए उस वक्त की इस्टेब्लिशमेंट की उंगलियों के ऊपर खेल रहा है। लेकिन किसी यूट्यूबर ने, किसी माजे साजे ने आवाज निकाली, किसी ने आवाज नहीं निकाली, क्योंकि उस वक्त ये जो प्रोजेक्ट इमरान खान के लिए जो फंडिंग थी वो न सिर्फ बहुत ही ज्यादा हैवी थी और हर एक बंदे को इस बात का वाज़ेह तौर पर जो है ना यकीन दहानी करा दी गई थी कि इमरान खान आएगा और यहां पर दूध और शहद की नहरें बहेंगी, क्योंकि इमरान खान ने भी इसी बात का जिक्र किया हुआ था कि जनाब मैं आऊंगा, ओवरसीज पाकिस्तानी बाहर से अपनी दुकानें और कारोबार बंद करेंगे, वहां से डॉलरों का एक सैलाब आएगा पाकिस्तान, जो पाकिस्तान के सारे कर्जे भी उतर जाएंगे और पाकिस्तान की मीशत भी ट्रैक पे आ जाएगी। और सबको इस बात का अंदाजा था कि जनाब इमरान खान हर महीने अपने ये जो कैंसर हॉस्पिटल है उसके लिए जो है वो मिलियंस ऑफ डॉलर्स सिर्फ चैरिटी इकट्ठी करता है, तो पाकिस्तान के लिए पता नहीं क्या कर जाएगा। लेकिन ये सब ख्वाबो ख्याल साबित हुआ। अब काजी साहब ने ना सिर्फ इनके लिए गंडासा पकड़ लिया है बल्कि हकीकी इश्यूज के ऊपर भी गंडासा पकड़ते हुए काजी साहब अब खड़ाक करते हुए नजर आते हैं। एक मिसाल देता हूं आपको, हालिया दिनों में कल ये जो ट्रिब्यूनल्स का केस था वो लगा हुआ था
और ट्रिब्यूनल्स के इस केस में एक जानिब सलमान अकरम राजा साहब और हामिद खान साहब दोनों ने जस्टिस काजी फायज ईसा साहब पर एतराज किया और उनका ये कोशिश थी कि किसी न किसी तरीके से जस्टिस काजी फायज ईसा साहब को उनको इस केस से रिक्यूज करने पर मजबूर किया जाए और जस्टिस काजी फायज ईसा एक ऐसा बेंच बनाए जो माजी में उमर ताब बंदयाल साहब की तरह एक हम ख्याल बेंच हो और उस हम ख्याल बेंच के में से हम अपने लिए जनाब अतर मिनल्लाह इंसाफ हासिल कर सके। और अतर मिनल्लाह इंसाफ बिल्कुल वैसे इंसाफ है कि वो पूछता है कि जब अगर आपको ये जो मखसूस नशिस्तें हैं ये आपको दे दी जाए तो आपको कोई एतराज तो नहीं होगा। जज जो है वो पिटिशनर से पूछ रहा है कि जनाब अगर आपके हक में फैसला कर दिया जाए तो आपको एतराज तो नहीं होगा। तो वो कौन सा पिटिशनर है जो ये कहेगा कि जनाब मुझे एतराज नहीं होगा, खास तौर पर इन हालात में जहां पर जिससे पूछा जाए वो पिटिशनर ही ना हो, तो फाइनल लॉटरी निकल आनी है, उसकी तो मन चाहिए मुराद बगैर मांगे मिल जाएगी। तो उसके लिए तो जनाब ये सारी सूरत बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंस की हामिल होगी। लिहाजा ये कोशिश की गई, उस कोशिश की नाकामी के बाद जब ये बात सामने आई कि जनाब आपको आइन पढ़ना चाहिए, मैं किसी सुप्रीम कोर्ट के फैसले को नहीं मानता, सुप्रीम कोर्ट का फैसला आइन से ऊपर नहीं या आइन का हम पल्ला नहीं हो सकता। इसके ऊपर जनाब सलमान अकरम राजा साहब को मिर्चें लगी। उन्होंने कहा कि ये जो सुप्रीम कोर्ट का फैसला है हमारे लिए वही आइन है। तो जस्टिस काजी फायज ईसा ने आइन की किताब हाथ में पकड़ी और कहा कि ये आइन है और सुप्रीम कोर्ट का कोई भी फैसला इस आइन को ना तब्दील कर सकता है, हत्ता कि इसका कॉमा और फुल स्टॉप तब्दील नहीं कर सकता। ये है वो करैक्टर जिसकी वजह से ये जो इमरान खान है इनको मिर्चें लगती हैं कि यार ये तो किताब से बाहर नहीं निकलता, ये तो दस्तूर पाकिस्तान के हर कोने और फुल स्टॉप तक को भी अहमियत देता है, उसका एहतराम करता है। अगर ये कॉन्स्टिट्यूशनल कोर्ट में चला गया, अगर ये कॉन्स्टिट्यूशनल कोर्ट में चला गया सीधे मारे के पाए, क्योंकि उसके बाद तो आइन को रीराइट करना नामुमकिन हो जाएगा, चाहे इमरान खान की हुकूमत हो या इमरान खान के अब्बा जी की हुकूमत हो। किसी के अंदर इस बात का तप्पड़ नहीं होगा कि वो जाके कॉन्स्टिट्यूशन को तब्दील कर सके। अब उसके बाद जस्टिस काजी फायज ईसा ने ये कह दिया और उनके साथी जजेस जिसमें जस्टिस अकील अब्बासी थे, जस्टिस जमाल खान मंदोखेल थे, कि भाई कॉन्स्टिट्यूशन में ये बात कहां लिखी है कि हाई कोर्ट जो है वो ट्रिब्यूनल्स को फिक्स करेगा, ट्रिब्यूनल्स बनाएगा। आइन के अंदर ये बात लिखी है कि इलेक्शन कमीशन ट्रिब्यूनल बनाएगा और फिर उसके बाद शाम को मुख्तलिफ इशारों के ऊपर जो मुहिम है उसका आगाज हो जाता है कि जनाब धांधली का एक दरवाजा खुल गया। अब जनाब जो है वो धांधली होगी। एक जानिब आर्टिकल 63A को दोबारा इसकी पिटीशन खोली गई है। अब दूसरी जानिब ये जो ट्रिब्यूनल्स का चक्कर है, इस ट्रिब्यूनल्स के चक्कर के अंदर भी जो है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की नशिस्तों को कम किया जाएगा, मुस्लिम लीग नून की नशिस्तों को बढ़ाया जाएगा। तो भाई अगर हकदार को हक मिलेगा इसमें आपको क्या प्रॉब्लम है? अब वो लोग जो इस बारे में एतराज कर रहे थे कि और इस बात का जिक्र कर रहे थे कि फॉर्म 45 और फॉर्म 47 मुकद्दम है, ये एक ऐसा आसमानी सहीफा है जिसको तब्दील नहीं किया जा सकता, लेकिन ये जो वोटों के डब्बे हैं इनको नहीं खोलना, क्योंकि अगर आप इनको खोलेंगे तो ये जाली वोटों से भरे हुए हैं और ये फॉर्म 45 और फॉर्म 47 की जो है ना वो उसको कॉम्प्लीमेंट करेंगे कि जनाब फॉर्म 45 गलत है, फॉर्म 47 दुरुस्त है, और ये डब्बे इस बात की हकीकत को जो है वो साबित करेंगे। लेकिन ये लोग इनफैक्ट ऐसे हैं कि अपना माजी भूल जाते हैं। अगर आपको याद हो इमरान खान साहब ने नवाज शरीफ के दौर के अंदर 4 हलके खोलने की बात की थी और उस वक्त इमरान खान ने ना फॉर्म 45 को माना था ना फॉर्म 47 को माना था। इमरान खान का यह मुतालबा था कि डब्बों को खोला जाए, काउंटर फाइल्स और थंब इंप्रेशंस के जरिए वोटों की तस्दीक की जाए और उसके बाद इंतखाबी नताइज के बारे में फैसला किया जाए। और इस चक्कर के अंदर इमरान खान ने 126 दिन का धरना दिया था, याद है आपको? यही वो हकीकत थी। उस वक्त की हुकूमत कह रही थी कि जनाब फॉर्म 45 और फॉर्म 47 को आप इसकी अहमियत को माने और डब्बे जो हैं ये इन्हीं डब्बों की बुनियाद पर ये फॉर्म 45 फॉर्म 47 बने, लेकिन इमरान खान नहीं मान रहे थे। अब जस्टिस काजी फायज ईसा जो है वो यही बात कह रहे हैं कि भाई जो वोट है, जिन लोगों ने वोट कास्ट किया है उसकी अहमियत है, फॉर्म 45 और फॉर्म 47 की जरा बराबर अहमियत नहीं है। आपको शक है कि जनाब आपके वोटों को सही नहीं गिना गया या आपके वोटों को मैनिपुलेट करके किसी और के डब्बे में डाला गया, तो डब्बे खुलवाएं। डब्बे खुलवाएंगे तो अगर आप गौर करें तो जस्टिस काजी फायज ईसा ने इमरान खान साहब को मौका दिया कि जनाब आप अपना घर जो है वो सेटल कर सकते हैं, सीधा कर सकते हैं। कैसे? अब अगर डब्बे खुलेंगे तो वो जो वोट निकलेंगे उनके काउंटर फाइल्स चेक होंगे या नहीं होंगे?
काउंटर फाइल चेक होंगे तो उसके बाद उनके जो थंब इंप्रेशन है वो चेक होंगे। अब अगर थंब इंप्रेशन किसी ने हाथों के लगाए हुए, किसी ने घुटनों के लगाए हुए, किसी ने पैरों के लगाए हुए हैं, तो हर एक चीज नादरा की डेटाबेस में आएगी। अगर एक बंदे ने 500 वोट कास्ट किया अपने अंगूठे लगा लगा के, तो वो भी सामने आएगा। और अगर आपको याद हो तो फिर उस चक्कर के अंदर जो है सरदार अयाज सादिक और साद रफीक, इनके हलकों के अंदर दोबारा इलेक्शन हुए थे। इमरान खान ने सरदार अयाज सादिक के लाहौर में सरदार अयाज सादिक के मुकाबले में इलेक्शन लड़ा था और इमरान खान साहब फिर हारे थे इलेक्शन। सॉरी, उस हल्के में इलेक्शन हुआ था तो अलीम खान को इमरान खान ने टिकट दी थी। बाद में अलीम खान को ताना मारा था कि इसका देखो, इसके वोट मुझसे भी ज्यादा हो गए, ये क्या मुझसे ज्यादा पॉपुलर है, इस तरह की बात की थी इमरान खान साहब ने, लेकिन फिर भी हार गए थे। अब भी अगर ये डब्बे दोबारा खुलेंगे, ट्रिब्यूनल्स के अंदर केसेस हैं, उनका फैसला होगा, डब्बे खुलेंगे, उनके काउंटर फाइल चेक होंगे, उनके थंब इंप्रेशन चेक होंगे, दूध का दूध और पानी का पानी हो जाएगा। फॉर्म 47 अगर गलत है तो वो भी सामने आ जाएगा, फॉर्म 45 गलत है तो वो भी सामने आ जाएगा। इस पर इतराज है, क्योंकि इस पर इतराज इस वजह से है कि अगर ऐसा होता है तो खैबर पख्तूनख्वा का क्या बनेगा। अगर ऐसा हो जाता है कि हकीकी मानों में वोटिंग का, वोटर्स का फोरेंसिक ऑडिट हो जाता है, तो फिर हमारी तो खैबर पख्तूनख्वा के अंदर चोरी पकड़ी जाएगी। जहां पर मौलाना फजलुर रहमान साहब ने इस बात का इल्जाम आयद किया था कि जनाब वहां पर रिटर्निंग ऑफिसर्स ने रिजल्ट्स को मेंटेन करने के लिए, रिजल्ट्स को तैयार करने के लिए, हारे हुए को जितवाने के लिए बोरियां भर भर के पैसे लिए। मौलाना फजलुर रहमान का इल्जाम है, ऑन रिकॉर्ड इल्जाम है, मेरा इल्जाम नहीं है। तो अब अगर फोरेंसिक ऑडिट हो रहा है, अब अगर जो है वो हल्के खुल रहे हैं, ट्रिब्यूनल्स अपनी कार्रवाई का आगाज करेंगे, इमरान खान को तो इस पर अप्रिशिएट करना चाहिए। लेकिन फिर स्यापा डला हुआ, फिर स्यापा इस वजह से डला हुआ है कि इस चक्कर के अंदर सारी की सारी जो इंतखाबी धांधलियां जो फैज उम्मीद नेटवर्क की तरफ से सामने आया था वो खुल जाएगा और मौजूदा हुकूमत को संदे कबूलियत मिल जाएगी, क्योंकि उनकी तरफ से जो हक सच है वो सामने आएगा। हक सच सामने आने के बाद आना फॉर्म 47 माना जाएगा तो वो वोट माना जाएगा जिसका थंब इंप्रेशन वेरीफाई हो जाएगा। जो वोट वेरीफाई हो जाएगा उसको कौन दुनिया की अदालत जुड़ला सकती है? नहीं जुड़ला सकती। लिहाजा अब ये जो झूठ है ये पकड़े जाएंगे और इसी वजह से तकलीफ है कि जनाब जस्टिस काजी फायद ईसा अगर कॉन्स्टिट्यूशनल कोर्ट में चला गया तो वहां भी इंसाफ की जो तराजू है उसके दोनों पल्लड़ों को बराबर किया जाएगा। ये नहीं होगा कि एक पल्लड़ा इमरान खान के हक में झुक जाए जैसा माजी में होता था। अगर आप गौर करें तो जस्टिस काजी फायद ईसा से तकलीफ क्या है? अभी आर्टिकल 63A वाला मामला है ना, ये गुज़िश्ता 6 महीने से जब से काजी फायद ईसा साहब ने चार्ज लिया था, ये मामले को हर एक कमेटी के इजलास में टेकअप किया जा रहा था, लेकिन जस्टिस मुनीब अख्तर साहब इस केस को नहीं सुन रहे थे। अब अगर जस्टिस काजी फायद ईसा के दौर के अहम फैसलों को देखें, मुशर्रफ के मुंह, मेरा ये ख्याल है कि उनका यही दो फैसले हैं जो उनके हर एक पाकिस्तान के हर एक मुंसफ के फैसलों से ज्यादा अहमियत के हामिल है। कौन पाकिस्तान का ऐसा जज था जिसने आर्मी चीफ के मुंह पर गद्दारी की कालक को मला रहने दिया हो, उसके मुंह से गद्दारी की कालक को साफ ना किया हो? जस्टिस काजी फायद ईसा ने जस्टिस ये जो है जनरल परवेज मुशर्रफ, इनकी सजाए मौत को बरकरार रखा। तो इसका मतलब ये है कि सेठ वकार ने मुशर्रफ को गद्दारी आर्टिकल 6 की खिलाफ वर्जी के ऊपर जो सजा दी थी वो सजा दुरुस्त है, और वो सजा का दुरुस्त होना, इनफैक्ट परवेज मुशर्रफ वो दाग लेके गया है कब्र में जो क़यामत तक वो अपने सर से, अपने माथे से इस दाग को नहीं धो सकता। दूसरा फैसला है जनाब शहीद जुल्फकार अली भुट्टो का। किसको इस बात का अंदाजा नहीं है कि शहीद जुल्फकार अली भुट्टो से ज्यादती की गई थी, उनका जुडिशियल मर्डर किया गया था, और जस्टिस काजी फायद ईसा ने वो रेफरेंस जो आसिफ अली जरदारी साहब ने अपने पहले प्रेसिडेंशियल टेन्योर के अंदर इफ्तिखार चौधरी की अदालत में सबमिट किया था, वो कम से कम 18 साल के बाद उस रेफरेंस को निकाला और इस बात को डिक्लेयर किया कि जनाब जो ट्रायल था जनाब शहीद जुल्फकार अली भुट्टो का, वो ट्रायल गलत था और उस ट्रायल के अंदर इंसाफ का मजाक उड़ाया गया और जुल्फकार अली भुट्टो को एक गलत सजा दी गई। तो ये दो ऐसे तारीख को करेक्ट करने वाले फैसले हैं जो आज से पहले किसी जज की तरफ से सामने नहीं आए, और फिर उनका मजाक उड़ाना अब ऐसा नहीं होगा। ये जो मैंने आपको चीजें बताई हैं ये बड़ी क्लैरिटी के साथ वाज़ेह हो गई हैं कि अब जस्टिस काजी फायद ईसा अपनी तरफ उंगली उठाने वालों की उंगली को तोड़ देगा, हाथ उठाने वालों के हाथ तोड़ देगा, जुबान चलाने वालों की जुबान को खींच लेगा। और अब जस्टिस काजी फायद ईसा जिसने इस बात का इरादा जाहिर किया था कि जब मैं अपने ऊपर तनकीद को नजरअंदाज कर दूंगा, मेरा ख्याल है कि अब उसकी भी हो गई अब बस।
انہیں کہا پائن ہوں آؤ نہ ذرا میدان اس سے لگ پتا جاتا ہے کہ اب اسی لیے کل کی عدالت میں آپ کو پتا ہے وہ ڈالروں شالروں کا بھی ذکر ہوا تھا. تو یہ ڈالروں کا ذکر جو ہے وہ نہ صرف اب آئے گا بلکہ بہت سارے لوگوں کے جو ڈالر ہیں وہ ان کے حلق میں ہاتھ ڈال کے نکالے جائیں گے. یہ بات ہو گئی ہے طے, اور ریکارڈ جب آئے گا تو جناب بڑے بڑوں کے رنگ بھی اڑیں گے اور بڑے بڑوں کی کانپیں بھی ٹانگیں گے. بس آپ دیکھتے جائیے. اپنے ضرور ظاہر کیجیے گا. آپ کو بہت شکریہ. اللہ حافظ.